आज हम लोग 10वीं वर्ग के रसायन शास्त्र के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी पाठ को या उसके शब्द को समझने के लिए उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसको हम तोड़ करके समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह होता है कि रसायनों की अभिक्रिया, दो या दो से अधिक रसायन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया की अंतर्गत आ सकता है। यह व्यवहारिक अर्थ में इसका अर्थ हो रहा है। और रसायन में जो है आपका तत्व और यौगिक की सभी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया होगा कि मतलब इस दुनिया में लगभग 112 तत्व हैं और उन्हीं तत्वों के मिलने से कुछ यौगिकें बनती हैं और उन यौगिकों के मिलने से यह सृष्टि में सब चीज़ें बनी हुई है। हर चीज़ों में तत्व है। जैसे कि मैंने जो मार्कर लिया है इसमें भी कोई तत्व है। ये जो हवा बह रहा है इसमें भी तत्व हैं। और तो उन्हीं सभी तत्वों की जो अभिक्रियाएं जो होती हैं वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और बुक के रूप में, परिभाषा के रूप में इसमें है कि जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके जो अभिक्रियाएं करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप बुक में भी इसको देखिएगा तो आपको इसी टाइप की परिभाषा मिलेंगे। और यदि आप इस तरीके से समझते हैं, हालांकि मैं जो इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर का मतलब वीडियो बना करके भी अपलोड करूंगा। आप वहां से क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं और उसके आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप समझने का प्रयास कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि रसायनों के दो या दो से अधिक रसायनों के आपस में अभिक्रिया करने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया कर रहा है तो एक नया तत्व H2O प्राप्त हो रहा है। तो H2 जो है एक तत्व हो गया और OH जो हुआ वह एक तत्व हुआ। और ये दोनों तत्व आपस में जब मिल रहे हैं तो H2O प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से आपको जल प्राप्त हुआ। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और ये जल बनता है। हालांकि यह H2 जो है कैसे O से मिलता है और मिलने के बाद कैसी प्रक्रियाएं होती हैं इसको मैं आगे की वीडियो में मतलब दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको यह बताऊं कि इसमें जो H2 और O के मिलने के बाद जो H2O बनता है यह जो प्रक्रिया है यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब इसमें जो तत्व जो आपस में भाग लेकर के एक नए तत्व का निर्माण कर रहे हैं इस तत्व को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है। अब और इसके बाद जो नया तत्व बनता है इसको बोलते हैं उत्पाद, जिसका एक और नाम प्रतिफल भी है। ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं। और इसमें जो हाइड्रोजन की जो सांकेतिक रूप है, हाइड्रोजन का सांकेतिक रूप H है और H के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु आपस में मिल करके H2O का निर्माण करते हैं। तो यह जो चीजें बनी हुई है इस इक्वेशन को, इस समीकरण को जो है मतलब इसको समीकरण का नाम देते हैं। यह समीकरण है और इसमें जो प्रक्रिया हुई है उसे हम अभिक्रिया बोलते हैं। यह है रासायनिक समीकरण और इसमें जो प्रक्रिया हुई है वह रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस तरह से आप लोग जो है इसमें से प्रतिफल क्या है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इसकी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे आप परिभाषा भी तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को। तो विशेषताएं का मतलब हुआ कि जो इस अभिक्रिया में जो विशेष बातें होती हैं उसको विशेषताएं बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले विशेषता जो होती है वह है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति अर्थात जब कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे मतलब जिंक के दानेदार अगर मतलब दानेदार जिंक को लिया जाए, जिंक का सूत्र होता है Zn प्लस और उस पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाया जाए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हुआ HCl और तीर का निशान जब इसको मिलाया जाएगा तो जिंक जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, 2HCl यहाँ पे होगा और इधर हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा। अर्थात ये जो हाइड्रोजन जो है यह गैस है। तीर का निशान देने का मतलब हुआ कि यह गैस है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें गैस की उत्पत्ति हो रही है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में जो है गैस की उत्पत्ति आता है, जिसमें जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो गैस की मतलब उत्पत्ति होती है। दूसरी है कि अवक्षेप का निर्माण। इसी तरीके से जब क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जब डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl2 के जलीय विलयन में
सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को जब डाला जाता है तो इसमें आपस में अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड से जब AgNO3 जब प्राप्त मतलब मिलता है तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और फिर AgCl2 बनता है। और ऐसी स्थिति में जो NaNO3 जो है उस पर दही जैसा मतलब सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात किसी किसी अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है, किसी किसी में दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है तो आप मतलब बताइए कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला कि गैस की उत्पत्ति, और गैस की उत्पत्ति के लिए ए वाला उदाहरण लिख दीजिए। दूसरा अवक्षेप की उत्पत्ति और ए वाला उदाहरण लिख दीजिए। अब तीसरी विशेषता है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन का मतलब होता है कि कहीं कहीं रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो जिस विलयन जिस रंग का होता है या जो पदार्थ जिस रंग का होता है अभिक्रिया होने के बाद उसका रंग बदल जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपको पोटेशियम परमैंगनेट में यदि नींबू के 2-4 बूंद अगर निचोड़ करके डाले जाएं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो बैगनी रंग का होता है, लेकिन नींबू का रंग डाल मतलब नींबू के बूंद को डालने के बाद उसका रंग जो है बैगनी से हल्का हल्का कम होते होते उदासीन हो जाता है। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन जो है वो उसका कलर जो है अब उदासीन अर्थात पानी के रंग का हो जाता है, रंग जो है परिवर्तित होता है। दूसरा है मतलब इसके बाद है चौथा ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन का मतलब हुआ कि जो विलयन का जो तापमान होता है वह यानी तो कम हो जाता है यानी तो ज्यादा हो जाता है। तो जब दो अभिक्रियाएं मतलब दो पदार्थ जब एक दूसरे से मिलते हैं और तीसरा पदार्थ जब नया बनता है तो जब तापमान ज्यादा होता है, जब तापमान मतलब जितना होता है उससे ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और तापमान जब कम हो जाता है तो हम उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण यह है कि जब कली चूना बाजार से खरीद के लाते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो बुलबुला होने के साथ उसमें धुआं जैसा उठता है और उठने के बाद जो वहाँ पे तापमान उसका मतलब ज्यादा हो जाता है। अर्थात जब ठंडा पानी आप डालते हैं लेकिन जब आप उसमें मतलब वह इतना ज्यादा गर्म हो जाता है चूने की स्थिति के हिसाब से कि आप यदि उसमें अपनी उंगली डाल दें तो आपका उंगली भी जल सकता है। तो उसमें तापमान की मात्रा जो है बढ़ जाती है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में तो आपने देखा कि कली चूना और मतलब जल को मिलाने के बाद तापमान में परिवर्तन हो रहा था, तापमान ज्यादा हो रहा था। लेकिन ऊष्माशोषी में जो है इसमें तापमान में क्या होता है कि मतलब कमी आती है। अर्थात एक परख नली को लेकर के शीशे की जो नली होती है, शीशा का बना हुआ एक नली होता है जिसमें मतलब क्या है कि इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड को के जलीय विलयन में अमोनिया क्लोराइड को मिलाया जाता है। तो ये दोनों यौगिक ऐसे हैं जो आपस में मिलने के बाद ठंडक उत्पन्न करते हैं। अर्थात परख नली जो है ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के साथ साथ वह क्लोराइड बेरियम अमोनिया एवं जल को बनाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा शीतलता उत्पन्न होती है, ठंडा उत्पन्न होता है, जो ऊष्माशोषी का उदाहरण है। अब आगे अवस्था में परिवर्तन। कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि जल को आप ठंडा कीजिएगा 0 डिग्री तापमान पे तो वह बर्फ हो जाएगा। जल जो है द्रव अवस्था में था और ठंडा होने के बाद वह ठोस अवस्था में चला गया। फिर उसके बाद जल को जो गर्म कीजिएगा तो वाष्प बनेगा। अर्थात जल पहले द्रव अवस्था में था और गर्म करने के बाद वह वाष्प बन गया, गैस बन गया। तो गैस बना तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। फिर जल को ठंडा कीजिएगा तो 0 डिग्री तापमान पर बर्फ बन जाएगा। अर्थात जल जो है द्रव में था वह ठोस में परिवर्तित हो गया और फिर गैस में परिवर्तित हो गया। तो कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में जो है अवस्था में भी परिवर्तन होता है। इस तरीके से आपने देखा कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया की मतलब 5 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले विशेषता गैस की उत्पत्ति, दूसरी अवक्षेप का निर्माण, तीसरा रंग परिवर्तन, चौथा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन में आपको 2 चीजें मिली हैं और 5वां जो है अवस्था में परिवर्तन। और सबका उदाहरण भी आपने देखा और आप बुक के माध्यम से भी इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन सब का जो है परिभाषा अलग अलग बना करके क्वेश्चन आंसर के रूप में बना करके देख सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन सब नहीं बना पाते हैं तो मैं इन सभी क्वेश्चनों मतलब इन सभी पॉइंटों का क्वेश्चन आंसर के रूप में ढाल करके आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। अब हम लोग रासायनिक समीकरण को देखेंगे। रासायनिक समीकरण को मैंने आपको बताया है वीडियो के शुरू वाले टाइम में ही। अब उसके भेद को मैं बता रहा हूं कि पहला भेद होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित जैसे कि इसके नाम से ही ऐसा पता चल रहा है कि संतुलन जहां हो। अर्थात मान लीजिए यदि कोई मैं ऐसा समीकरण लेता हूं H2 + Cl2 के निशान 2HCl, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और फिर
क्लोरीन के 2 परमाणु, यह जो यहाँ पे लिखा गया है इसको हम लोग परमाणु बोलेंगे, ठीक है। देखिए कभी कभी पहले आप इस चीज को देख लीजिए, 2H2O 2H2, अगर ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब हुआ यह जो 2 है यह अणु है, क्या है, अणु, और यह जो 2 है वह परमाणु है। अर्थात हाइड्रोजन के 2 अणु में 2 परमाणु हैं, इसका मतलब यह कहा जाएगा। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और फिर मतलब क्लोरीन के 2 परमाणु दोनों के मिलने के बाद HCl के 2 अणु बन जाते हैं, ठीक है। अर्थात आप देख रहे हैं यहाँ पर कि H2 और Cl2 दोनों को मिला करके 2HCl प्राप्त हुआ है। तो यह जो समीकरण है यह संतुलित समीकरण है, क्योंकि इसमें जो अणुओं की संख्या है वह तीर के बाएं बगल और तीर के दाएं बगल के क्या है, बराबर में है, ठीक है। अब हम लोग असंतुलित समीकरण को देखेंगे। तो असंतुलित समीकरण में आपको H2 + O2 तीर का निशान H2O, यह जो समीकरण है यह असंतुलित है। ये भले ही जो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर के जल के एक अणु का निर्माण किए हैं, लेकिन जल के एक अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन का और एक जो है ऑक्सीजन का इसमें दिख रहा है, जबकि हाइड्रोजन में 2 परमाणु जो है ऑक्सीजन में 2 परमाणु मिले होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जल का निर्माण हो गया है, लेकिन यह जो समीकरण है यह असंतुलित है। तो असंतुलित समीकरण से संतुलित समीकरण को करने का तरीका सीखेंगे। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक समीकरण दे रहा हूं, Mg + O2 तीर का निशान MgO, यह एक समीकरण है जो असंतुलित समीकरण है। अब इसको संतुलित कैसे करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इसमें Mg के एक अणु है, फिर O2 के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। जबकि यहाँ जो है Mg अर्थात MgO जो प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें जो है मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अर्थात यह जो है इक्वेशन या बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो अणु होता है उसमें हम लोग मतलब वृद्धि करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो हम लोग कभी भी इस अणु में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। पहले आप तरीका सीख लीजिए कि असंतुलित समीकरण को जब समीकरण मतलब संतुलित करना हो तो आप कभी भी अणु मतलब परमाणु में परिवर्तन ना करें। जैसे कि O2 या 2 जो है परमाणु है, मैंने पहले भी आपको बताया है, इस परमाणु में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आपको यदि कुछ परिवर्तन करना भी हो तो आपको अणु में परिवर्तन करना होगा। तो यह Mg जो है यह यहाँ पे आप 2 लिखिए, ठीक है। आप जो है अणु में परिवर्तन कर सकते हैं, परमाणु में परिवर्तन आपको नहीं करना है। अणु आपका यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो यदि आप यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ जो आपको अणु में परिवर्तन करना है, परमाणु में नहीं करना है, परमाणु यहाँ तो आप लिख नहीं सकते हैं, आप यहाँ 2 लगाइएगा तो यहाँ Mg 2 हो गया, O 2 हो गया, और यहाँ 2 का मतलब हुआ कि Mg 2 और फिर ऑक्सीजन 2। इस तरह से यह जो समीकरण है यह संतुलित होता है। अब मैं आप लोगों को मतलब 4 उदाहरण दे रहा हूं, आप उसे संतुलित करके देखिए। अगर नहीं होता तो मैं फिर उसको बनाऊंगा और तब देखा जाए कि आपको संतुलित से असंतुलित से संतुलित समीकरण बनाने आ रहा है कि नहीं। कभी कभी जो समीकरण दिया गया रहता है, भले ही लिखा रहता है क्वेश्चन में कि असंतुलित दिए गए असंतुलित समीकरण को संतुलित करें, लेकिन कभी कभी समीकरण जो है संतुलित ही होता है। अर्थात जब कभी भी आपको सवाल मिले तो आप पहले समीकरण में मौजूद अणुओं और परमाणुओं की संख्या गिन लीजिए, और गिनने के बाद देखिए कि तीर के बाएं बगल जो मतलब संख्या है वह दाएं बगल की संख्या के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो वह समीकरण संतुलित है, तो उसे जीव का ती उतार दीजिएगा, ठीक है। और मतलब किसी में अलग अलग रहता है तो उसको आप अलग करके बना करके और मतलब उसको देखिए कि वह सही हो रहा है कि नहीं। अभी फिलहाल मैंने 2 मतलब दिए हैं बोर्ड पे, आप यहाँ से जो है उतार करके आप इसे क्या है कि मतलब देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको मतलब बना के दिखाऊंगा कि आपने जो बनाया वो सही था कि नहीं। अब जो हम लोग पहले एक मतलब इक्वेशन को देखते हैं, तो Zn का एक अणु, H2 के 2 परमाणु, फिर SO4 हो गया। यहाँ पर SO4 के एक अणु में S का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है। तो Zn जो है एक है यहाँ पे, फिर SO4 जो है जीव कहते हुए है, फिर H2 है। यहाँ पे सब ये आपस में बराबर है, अर्थात इसका इक्वेशन सेम का सेम डाल दिया जाएगा, ZnH2SO4 और तीर का निशान ZnSO4
प्लस H2, अर्थात यह जो समीकरण है यह संतुलित है। और यहाँ FeH2O Fe यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे Fe 3 है। लोहा जो है 3 है और हाइड्रोजन जो है 2 है। तो हाइड्रोजन तो क्या है कि संतुलित है, लेकिन लोहा संतुलित नहीं। अब जो है Fe यहाँ पे 3 मतलब परमाणु में है, ऑक्सीजन 4 परमाणु में और हाइड्रोजन 2 परमाणु में। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को भी 4 चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले Fe में 3 लगा देंगे। तो Fe तो 3 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर हम इसमें जल में जो है 2 लगाते हैं ऑक्सीजन को 2 पूरा करने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो इसको 2 पूरा करने के लिए हम 2 लगाते हैं, तो अब ऑक्सीजन जो है 2 ही बच गया। अर्थात अब ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। जब हम यहाँ पे 4 लिखेंगे तो अब जो है हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। अर्थात यहाँ पे हमको परिवर्तन करना होगा, Fe में 3 लगाना होगा और फिर इधर जो है जल में जो है 4 लगाना होगा और फिर जो हाइड्रोजन में 4 लगाना होगा। अर्थात हमको देखना होगा, देखिए गणित की तरीके से आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें कर पाइएगा कि मतलब कैसे संतुलित होगा, ठीक है। और एक बार 2 बार 4 बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। इसलिए मैं अब आगे दो उदाहरण और दे रहा हूँ। अब इन 2 उदाहरणों को बनाइए, संतुलित कीजिए और उसके बाद मैं इसे चेक कर रहा हूं। यहाँ हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, फिर NH3 में जो है आपका अमोनिया में एक N है और 3 हाइड्रोजन है। जब यहाँ पे N 1 है और N यहाँ पे 2 है। यदि मैं इसको क्या करता हूँ, इस N को बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, ठीक है। तो अब 2 N हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यह हो गया कि 2 तिया 6 जो है H हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये भी 6 होगा, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है। अब आसानी से यह समीकरण संतुलित हो गया, अर्थात N2 + 3H2 फिर का निशान 2NH3, यह संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। उसी प्रकार आपको KH2, K यहाँ पे 1 है, K यहाँ पे 1 है, H यहाँ पे 3 हो गया और H यहाँ पे 2 है। अब इस H को जो है पूरा करने के लिए हम लोग अगर क्या करें, यहाँ पे अगर 2 डालते हैं तो अब H हो गया 4, जब H यहाँ पे 3 है, तो फिर यहाँ भी हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब H तो 2 और फिर 2, अगर H तो 4 हो गया, लेकिन अब K जो है 1 बढ़ गया, यहाँ पे K अब 1 है, तो इसको मतलब पूरा करने के लिए यहाँ पे अब 2 लगा देंगे। अर्थात इस तरीके से संतुलित हुआ। बिल्कुल एकदम आसान है, आपको जो है एकदम आसानी से एक 2 बार आप बनाने का प्रयास कीजिए और मुझे ऐसा है कि आपको आसानी से आ जाएगा। और किताब से भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यदि तब भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। अब इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। अब मैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में जो है आपको इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के भेद को और उसके उदाहरण के साथ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद वाले वीडियो में, इसके बाद वाले क्लास में यह चैप्टर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इसकी तैयारी कीजिएगा। फिलहाल आपको जो है मतलब जितना हम इसको पढ़ाए हैं, इन सबको वीडियो को रोकते हुए परिभाषा लिखने का प्रयास करना है। यदि आप लिख लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हैं तो मैं इसका मतलब परिभाषा को लिख करके वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप देख करके फिर से उसको उतार करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि आप लिखे हैं और उससे आप मिला भी सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और एक बात याद रखिएगा कि खुद से बिना प्रयास किए आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। एक शिक्षक है वो तो सब कुछ आपको उपलब्ध कराएगा ही, लेकिन आप यदि शिक्षक की उपलब्ध कराने से पहले अगर खुद से प्रयास करके उस चीज को निकाल लेते हैं तो वह आपका होगा और वह आपके पास हमेशा बना रहेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ।